अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लास में। स्टूडेंट्स, कल की जो बैच 1 की जूम क्लास हुई थी उसमें हमने ड्रग एक्ट 1976 को तफसील से पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बैच 1 की क्लासेस हो रही हैं और बैच 2 में एडमिशन्स इस वक्त ओपन हैं। बैच 2 की क्लासेस इंशाल्लाह हम 1 जून से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 0333224331 पे मैसेज करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एक्ट 1976 व्हाट डज़ द टर्म बैच मीन्स। बैच से क्या मुराद है? स्टूडेंट, बैच क्या चीज़ होती है? हम कहते हैं सर, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरर। एक बैच का मतलब ये है कि आपके पास अगर 6 लाख टैबलेट्स बनी या 8 लाख टैबलेट्स बनी तो वो पूरी एक साइकिल में बनी, एक ही रॉ मटेरियल डिस्पेंस हुआ था, एक ही साथ मिक्सिंग हुई थी, एक ही साथ ग्रैनुलेशन हुई थी। फिर जब दूसरा बैच बनता है इसका मतलब है वो इससे डिफरेंट है। बैच नंबर हम इसलिए दे रहे होते हैं ताकि ट्रेसिबिलिटी हो जाती है हमारे पास कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना हुआ तो हम उससे ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो आंसर बी है। सेक्शन 3 पार्ट सी डिफाइन करता है बैच को और एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखी हुई है ताकि अगर सेक्शन याद करना चाहें तो इससे हम आसानी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बॉडी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 टू हैंडल अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन। तो अपील्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एपेलेट बोर्ड की, और एपेलेट बोर्ड हमारे पास जो है वो इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि अगर कोई अपील करना चाहता है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के डिसीजन को तो वो एपेलेट बोर्ड के सामने पेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ ड्रग कंटेन एनी फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द एक्ट एज मिसब्रांडेड, स्प्यूरियस, सबस्टैंडर्ड या एडल्टर्ड। तो जब हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें एडल्टर्ड ड्रग की डेफिनेशन थी आपके पास कि इट इज़ अ ड्रग which consists of in whole or in part of any filthy, putrid, decomposed substance, या फिर or it may contain any foreign matter, vermin, worm, rodent या insect। तो ये वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए गए लेकिन एडल्टेड की पूरी डेफिनेशन फिर नीचे हमने यूज़ कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग हुज लेबल और आउटर पैकिंग इज इमिटेशन ऑफ और रिजेंबल अदर ड्रग टू डिसीव बायर। हमने ये एग्जांपल ली थी फूड ब्रांड्स की, जैसे KFC है, तो अगर मैं बिल्कुल सेम डिज़ाइन करूं KFC का और के की जगह क्यू इस्तेमाल कर लूँ, दूर से देखने में ये रिजेम्बलेंस दे रहा होगा KFC। किस तरह मैं PSO की एग्जांपल ली थी कि सेम कलर थीम में इस्तेमाल करूं PSO में और हमारे पास जो है वो PSO की जगह मैं कोई और वर्ड यूज़ कर लूँ तो दूर से देखने वाले को वही ब्रांड लगता है। ऐसी ड्रग को हम नाम देते हैं काउंटरफिट ड्रग। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू 3F। So section 3F define a counterfeit drug as a drug the label or outer packing of which is imitation or resemble so nearly, जिसमें एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर पेनाडोल टैबलेट है और उसकी जगह मैं डेनाडोल करता हूँ, सब कुछ सेम है, P की जगह D है और दिखने में भी सेम है, तो फिर मैं उसे काउंटरफिट ड्रग कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द एक्ट सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग शैल बी जनरली रजिस्टर्ड बाय देयर जेनरिक नेम। सिंगल इंग्रेडिएंट का मतलब है सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होगा, लेकिन कंपाउंड ड्रग कैसे हो सकती है? कंपाउंड ड्रग जैसे हम कहते हैं सीटामेट, इसमें आपके पास जो है वो 2 एक्टिव मौजूद हैं। आर्थ्रोटेक, इसमें आपके पास 2 एक्टिव मौजूद हैं, तो उनको आप सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं जबकि आप कंपाउंड ड्रग कहते हैं। आर्थ्रोटेक में आपके पास मीज़ोप्रेस्टोल और डिक्लोफेनिक सोडियम शामिल है। देन क्वेश्चन आता है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। सो इट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट जिसका काम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है ड्रग को। इट इज़ अंडर सेक्शन 4(1). Next question is, central licensing board is set up by the federal government for primarily purpose of regulating sale, price, manufacture या import। तो अब सेंट्रल लाइसेंसिंग ड्रग आपके पास बेसिकली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, चूँकि आप उसको लाइसेंस दे रहे हैं। हर ड्रग का जब पैकेट होता है आपके घर में, अगर कोई यूनिट कार्टन है तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। एक आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, एक मिलेगा आपको कंपनी लाइसेंस नंबर। तो प्रोडक्ट लाइसेंस अलग होता है, कंपनी का लाइसेंस अलग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच एंटिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सेल ऑफ द ड्रग विद इन अ प्रोविंस। तो चूंकि ऊपर उसने मेंशन कर दिया दैट इज़ फॉर अ प्रोविंस, तो ये आपके पास होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(8)(a) अ कंपाउंड ड्रग इज़ डिफाइंड एज। कंपाउंड ड्रग अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन कर दिया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग कंटेनिंग मोर देन 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होगा, उसे आप नाम देंगे कंपाउंड ड्रग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपीलेट बोर्ड मस्ट मीट एटलीस्ट एवरी मंथ एंड डिसाइड एनी अपील प्रिफर्ड टू इट विद इन how many days? So within a time frame of 60 days. So it is under section 9 part 8 that the appellate board shall meet at least every month and shall decide any appeal preferred to it within 60 days of the receipt. Next आपके पास आता है to avoid conflict of interest, a member of central licensing board cannot simultaneously serve as a member of, तो हम कहते हैं सर conflict of interest आ रहा है तो आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता, प्राइवेट का नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी और बोर्ड का मेंबर ना हो। मिसाल के तौर पे वो लाइसेंसिंग बोर्ड का भी मेंबर है, वो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का भी मेंबर है, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एम्पावर्ड टू फिक्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द ड्रग? इट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट। ये हमने ड्रग लॉ पढ़ते वक्त भी समझा था इस बात को। द नेक्स्ट है अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर इफ दे हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल ऑफ द ड्रग। यहाँ पर हमने कहा था कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की एक कंपनी है और उस कंपनी का ऑनर गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं लग सकता, क्योंकि कल को अगर उसके पास उसी कंपनी का सैंपल गया तो उसको कैसे फेल कर सकता है वो। नेक्स्ट है व्हेन एन इंस्पेक्टर टेक्स अ सैंपल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ रिटेल शॉप फॉर टेस्ट और एनालिसिस इनटू हाउ मेनी पोर्शन, तो हमने पढ़ा था सर ये 5 पोर्शंस में करता है और फिर इन 5 पोर्शंस की हमने डिमार्केशन भी की थी कि किस तरह से वो को बेचता है। If a sample is taken directly from the premises where the drug is being manufactured, the inspector is required to divide in how many portions now. So अब उसको 2 सैम्पल्स कम देने हैं, एक जहाँ से उठाया वहाँ नहीं देना है, एक कंपनी को नहीं देना, तो टोटल उसको अब 3 सेक्शन उठाने होंगे। वैसे वो 5 सेक्शन उठा रहा था क्योंकि उसने वहीं से उठाया जहाँ से बन रहा था, तो वहाँ तो आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्वेश्चन है इंस्पेक्टर हु टेक्स a sample of drug must retain the remainder and dispose of the portion within how many days, तो 7 days का टाइम होता है उसके पास। ये बात भी हमने पढ़ते वक्त डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom does the inspector send the first portion of divided sample for test and analysis? सबसे पहले वो भेजता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। The government analyst must normally submit the test report to the inspector within how many days? Within 60 days, 2 month के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। A report signed by government analyst is considered conclusive evidence unless the person challenges it in writing within how many days of receipt? 30 days। और कहाँ पर जाएगा? वही एपीलेट बोर्ड में जा रहा होगा, यानी वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की अपील करेगा एपीलेट बोर्ड के सामने। नेक्स्ट आता है सेलिंग अ रजिस्टर्ड ड्रग आफ्टर इट्स एक्सपायरी इज ट्रीटेड एज वायोलेशन अंडर विच सेक्शन? तो सर इट इज़ अंडर सेक्शन 23A पार्ट 6, जिसमें प्रोहिबिशन का चैप्टर था, ये उसका पार्ट है हमारा। अंडर सेक्शन 23 पेडलिंग, हॉकिंग और ऑफरिंग फॉर सेल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो सर पब्लिक स्ट्रीट में, पार्क्स में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में दवा नहीं बेची जा सकती। आप देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई चीज़ बेचने वाला आता है, लेकिन दवा बेचने वाले इस तरह से नहीं आते कि ऑगमेंटिन खा लें या आपके पास एमॉक्सेल खा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस कैरियर मिनिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ, अगर लाइसेंस के बगैर दवा बन रही है सो देयर इज़ मिनिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years। What is the maximum fine that can be imposed under section 27A? So it is 1 lakh rupees maximum। ये फाइन याद रखना है आप लोगों को। If a person is convicted for a subsequent offence under section 27(1), penalty can extend up to imprisonment for life, यानी ज़िंदगी भर, जिसको हम उम्र कैद भी कहते हैं। Prosecution for the import or export of unregistered drug before a drug court can be instituted by local citizen, federal inspector, provincial inspector या practicing pharmacist। देखो प्रोसिक्यूशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बात हो रही है अनरजिस्टर्ड ड्रग की, तो ये आपके पास फेडरल इंस्पेक्टर का रोल होगा। प्रोविंशियल का काम होता है कि आपके पास जो फार्मेसीज़ और कम्युनिटी फार्मेसीज़ में ड्रग्स होती हैं उनको रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कोड इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 31 कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड हाउ मेनी मेंबर्स? सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 more members। सो एक चेयरमैन होता है जो आपके पास हाई कोर्ट का जज होता है और 2 मेंबर्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। टू डिसाइड एप्लीकेशंस फॉर बेल इन ड्रग कोर्ट द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड इज़ चेयरमैन एंड एनी 1 member। जो आपके पास बेल की बात हो रही होगी उसमें कम से कम 1 member होना चाहिए और मैक्सिमम 2 members होंगे। An appeal against a final judgment passed by drug court must be preferred to high court within। अब आपके पास ड्रग कोर्ट ने एक फैसला किया और कंपनी को लगता है कि इनजस्टिस है और हम इसे हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं, सो दे कैन
charge the appeal in maximum 30 days. Next question है, in an offence under Drug Act 1976 is committed by company or corporation who shall be deemed guilty for the offence. अब कौन होगा? तो सर लोअर स्टोर कीपर नहीं होगा, शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तमाम डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉई जिनकी नॉलेज में ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, जिनके सिग्नेचर्स थे, वो सब. लास्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिकेशन इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय फेडरल गवर्नमेंट टू लिस्ट ऑल द ड्रग्स. तो पाकिस्तान में जो ड्रग्स थी फेडरल गवर्नमेंट की, वो पाकिस्तान नेशनल फॉर्मुलरी में है. याद रहे कि इसके फर्दर एडिशंस नहीं इशू किए गए थे, ये ड्रग एक्ट 1976 में मेंशन हुआ है. तो ये वो इंपॉर्टेंट MCQs थे जिनको स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, और फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम और भी फॉरेंसिक लॉस को डिस्कस कर रहे होंगे. वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.